पिछले क्लास में हम बता रहे थे कि बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां भारत आई, जिसमें कि पुर्तगीज कंपनी के बारे में बता चुके, डच कंपनी के बारे में बता चुके और ब्रिटिश कंपनी के बारे में भी क्या देखिए बता रहे थे, है ना। तो ब्रिटेन बताया उस समय भारत का विश्व का क्या था, सबसे देखें शक्तिशाली क्या है देश, है ना। दूसरे नंबर पर क्या था, फ्रांस। तो सबसे अधिक संघर्ष जो है भारत में व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करने के लिए, ट्रेड मोनोपोली स्टैब्लिश करने के लिए इन्हीं दोनों कंपनियों के मध्य हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच क्या है कंपनी, है ना। फाइनली इसमें क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सफलता मिली और ये सभी कंपनियों को क्या है पराजित करके भारत में व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करने में सफल रहे। व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करने में सफल रही है ना। और फाइनली भारत के राजनीतिक मामलों में भी पॉलिटिकल मैटर में इंटरफेयर करते हुए, हस्तक्षेप करते हुए लगभग पूरे भारत को अपना उपनिवेश बनाने में सफल रहे, है ना। बुला लेते हैं डेनिश कंपनी। डेनिश कंपनी, है ना। ये कंपनी 1616 में देखिए क्या है भारत पहुंची। 1600 क्या है 16, है ना। कहाँ की कंपनी थी, नाम से स्पष्ट है, डेनमार्क की कंपनी। कहाँ की, डेनमार्क की कंपनी। यह कंपनी 1616 में भारत आई और इसके द्वारा विभिन्न स्थानों पर व्यापारिक कोठी की स्थापना की गई, ट्रेड सेंटर स्टैब्लिश किया गया, है ना। जैसे 1600 के हैं 20 में कंपनी के द्वारा वैंकूवर में व्यापारिक सेंटर की स्थापना की। 1676 में श्रीरामपुर में ट्रेड सेंटर स्थापित किया गया। यह कंपनी भी भारत में ट्रेड मोनोपोली व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करने के लिए संघर्ष आरंभ करती है। अन्य कंपनियों के साथ इसका संघर्ष आरंभ हुआ, लेकिन इसमें कंपनी पिछड़ने लगी, है ना। तो भारत स्थित इसका जो भी कारोबार था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों बेच करके कंपनी भारत से क्या है वापस लौट गई, स्वदेश लौट गई, नहीं वापस डेनमार्क क्या है ना। तो डेनमार्क की कंपनी कौन सी, डेनिश कंपनी। तो आई भारत 1600 क्या है 16, है ना। दो प्रमुख इसका ट्रेड सेंटर 1620 में वैंकूवर में और 1600 के है 76 में देखिए 1676 में श्रीरामपुर में ट्रेड सेंटर स्थापित किया गया, स्टैब्लिश किया गया, है ना। और जब यह कंपनी व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करने में पिछड़ने लगी, जो भी कारोबार था भारत में तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों बेचकर भारत से वापस चली गई है, ठीक है। अगला लेते हैं फ्रांसीसी कंपनी। फ्रांसीसी कंपनी, है ना। 1600 देखें 64। ये कंपनी कहाँ की थी, नाम से यहाँ भी स्पष्ट है, फ्रांसीसी कंपनी, फ्रेंच कंपनी। क्या कहेंगे, फ्रेंच कंपनी, है ना। 1664 में देखिए कंपनी क्या है भारत पहुंची, है ना। उस समय फ्रांस का शासक था लुई क्या है चौथा, क्या है चौथा। और इसी के द्वारा इसका जो एक मंत्री था कोलवर्ड, ठीक है, कौन था, कोलवर्ड। इसने इस कंपनी की नींव रखी थी, फाउंडेशन क्या है रखी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव किसके द्वारा, फ्रांस का उसमें शासक था लुई चौदहवां, लुई 14, और उसी का मंत्री था मिनिस्टर कोलवर्ड। कोलवर्ड के द्वारा इस कंपनी की नींव रखी गई। तो ये कंपनी 16 क्या है 64 में भारत पहुंची, है ना। तो प्रथम फ्रांसीसी दल फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में भारत आया था 1664। कब आया, 1664 में क्या है भारत पहुंचा, है ना। 1664 ईस्वी में भारत देखिए क्या है पहुंचा, है ना। और सूरत में कंपनी के द्वारा क्या है ट्रेड सेंटर स्थापित किया है ना। अब एक कंपनी भी क्या है व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करने के लिए ट्रेड मोनोपोली स्टैब्लिश 1664 एनो डोमिनी ईस्वी सन
एडी मीन्स एनो डोमिनी ईस्वीसन, 1664 ईस्वी लिख सकते हैं सीधा से। यह कंपनी भी क्या है, व्यापारिकी का अधिकार स्थापित करने के लिए, ट्रेड मोनोपोली स्टैब्लिश करने के लिए अन्य कंपनियों के साथ संघर्ष आरंभ करती है, स्ट्रगल करती है, जिसमें कि सबसे अधिक संघर्ष हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, क्योंकि बता चुके हैं उसमें ब्रिटेन दुनिया का क्या है सबसे अधिक पावरफुल क्या है कंट्री, मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, और सेकंड जो मोस्ट पावरफुल कंट्री था वो क्या है, फ्रांस, है ना। तो सबसे अधिक संघर्ष इन्हीं दो क्या है कंपनियों के मध्य क्या है। ये कंपनी क्या है, देखिए सरकारी कंपनी, क्या है सरकारी कंपनी। 1673 की बात है, फ्रैंको मार्टिन के द्वारा, है ना, दलीकोंडपुरम के शासक शेर खान लोधी, कहाँ का राजा, दलीकोंडपुरम, दलीकोंडपुरम के शासक शेर खान लोधी से पांडिचेरी क्या है, पुदुचेरी एक गांव था पहले, वर्तमान में नाम इसका पुदुचेरी, पुदुचेरी एक गांव किराए पर लिया और इसका विकास फ्रैंको मार्टिन ने एक नगर के रूप में किया, है ना, क्योंकि इसी को मुख्यालय बनाया था फ्रांसीसियों ने, और पुडुचेरी पर या कहें पांडिचेरी पर फ्रांसीसियों का अधिकार लंबे समय तक बना रहा, 1954 तक बना रहा, है ना। देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947, लेकिन 1954 तक क्या है, देखिए फ्रांसीसियों का अधिकार क्या है बना रहा पांडिचेरी के ऊपर, और 1954 में पुदुचेरी या पांडिचेरी पुनः क्या है भारत का, 1954 में पांडिचेरी पुनः भारत का हिस्सा बना, ठीक है, पुनः भारत का हिस्सा बना। तो 1673 से लेकर 1954 तक उस पर अधिकार किसका रहा, देखें फ्रांसीसियों का क्या है बनाना, है ना। ऐसे क्या है कुछ समय के लिए इस पर डचों का नियंत्रण भी हुआ था, है ना, पांडिचेरी पर स्थापित जो ट्रेड क्या है मोनोपोली स्टैब्लिश करने के लिए आपस में कंपनियों के बीच संघर्ष चल रहा है ना। डचों ने कुछ समय तक नियंत्रण रखा था कहाँ पर, पुदुचेरी पर, लेकिन फिर रिजविक की संधि के तहत, रिजविक की संधि हुई और रिजविक ट्रीटी के तहत पांडिचेरी पुनः फ्रांसीसियों को प्राप्त किया हुआ, है ना। तो आज भी क्या है पुदुचेरी में देखिए क्या है तो फ्रांसीसी कल्चर अधिक क्या है, फ्रेंच कल्चर अधिक दिखाई देता है। तो पुदुचेरी क्या था, पहले एक गांव था और इसका विकास किया गया एक नगर के रूप में, है ना, एक नगर के रूप में क्या है फ्रैंको मार्टिन के द्वारा, है ना, 1673 में। तो धीरे धीरे क्या है देखिए एक नगर के रूप में इसका क्या है डेवलपमेंट क्या है किया गया, और यहाँ पर इसका नाम पुदुचेरी से बदलकर पांडिचेरी कर दिया गया। प्रेजेंट में भी इसका नाम पांडिचेरी से क्या है पुदुचेरी कर दिया गया, क्योंकि शासनिक स्तर पर बहुत सारे क्या हैं, है ना, जगहों का नाम परिवर्तित होता है, तो इसका नाम पुनः बदल करके देखें क्या है पुदुचेरी कर दिया गया, ठीक। तो फ्रांसीसी कंपनी का जो सबसे महत्वाकांक्षी गवर्नर था और डुप्ले, कौन था, डुप्ले, है ना, और डुप्ले को यदि अपेक्षित सहयोग मिला होता फ्रांस की सरकार से तो हो सकता है कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी को पराजित करने में क्या है सफल हो जाए, है ना। लेकिन क्या है एक कंपनी क्या है ब्रिटिश कंपनी देखिए क्या है प्राइवेट कंपनी थी, है ना, और क्या है फ्रेंच कंपनी क्या है सरकारी कंपनी। तो सरकारी स्तर पर क्या है निर्णय विलंब से लिया जाता है, डिसीजन क्या है मेकिंग प्रॉब्लम होता है ना। और जब क्या है निर्णय विलंब से होगा तो निश्चित है कि वहाँ पर क्या है कार्य करने में भी क्या है देरी, है ना। वहाँ पर क्या है कहीं भी सरकारी क्षेत्र है तो वहाँ पर लाल फीताशाही जिसको रेड टैपिज्म कहते हैं, भाई भतीजावाद कहते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ें क्या है वहाँ पर देखी जाती है पाई जाती है। लेकिन जो चीज़ें प्राइवेट स्तर पर होता है तो वहाँ पर क्या है डिसीजन देखिए तुरंत लिया जाता है, और प्राइवेट काम कोई भी लाभ के पर्पज से किया जाता है, सरकारी काम ज़्यादा सेवा की भावना से क्या है किया जाता है ना। तो दोनों चीज़ों में क्या है अंतर होता है। लेकिन सरकारी काम में क्या होता है मैनेजमेंट का भी प्रॉब्लम होता है ना, क्योंकि मैनेजमेंट सही नहीं होगा तो कार्य में क्या है विलम्ब होगा, कार्य सही तरीके से संपन्न होगा नहीं, और निजी स्तर पर व्यक्ति तुरंत डिसीजन लेता है वहाँ पर क्या है कार्य बेहतर तरीके से होता है, क्योंकि मैनेजमेंट पर वहाँ पर ध्यान दिया जाता है ना। आज भी है ना, जैसे बहुत सारी मान लिया सरकारी क्षेत्र की क्या है कंपनियां हैं उसको सरकार निजी हाथों में बेच रही है, क्यों बेच रही है, इसलिए कि मैनेजमेंट में क्या होगा सुधार होगा, है ना। तो जो सिक इंडस्ट्री है रुग्ण औद्योगिक इकाइयाँ हैं उसको यदि हम निजी हाथों में बेच दें
उसके 100% शेयर को या क्या है पार्सली कुछ क्या है शेयर को, है ना। मैनेजमेंट क्या हो गया, सुधर गया, और निजी स्तर पर कोई भी व्यक्ति अपना उसमें क्या है कैपिटल इन्वेस्ट किया है, निश्चित है मैनेजमेंट पर क्या करेगा, ध्यान देगा। और जब मैनेजमेंट में सुधार होगा तो जो कंपनी पहले क्या है घाटे में चल रही थी अब क्या है मुनाफा कमाएगी, लाभ कमाएगी, है ना। तो यहाँ पर दोनों में क्या है अंतर कहा जाता है। तो डुप्ले था तो महत्वाकांक्षी क्या है गवर्नर फ्रांसीसी कंपनी का, लेकिन फ्रांस की सरकार से उसे अपेक्षित सहयोग मिला नहीं, है ना। तो इसलिए क्या है देखिए फाइनली फ्रांसीसी कंपनी की हार हो गई, क्योंकि यहाँ पर दोनों के मध्य क्या है युद्ध चल रहा था, और 1760 में हुआ बांडीवास का युद्ध, है ना, बांडीवास का युद्ध। और इस युद्ध में फ्रांसीसी कंपनी की बुरी तरह से हार हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ, है ना। और यहाँ पर क्या है फ्रांसीसी कंपनी वादा करती है कि हम स्वयं को व्यापार तक सीमित रखें, है ना, और क्या है राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, पॉलिटिकल जो भी मैटर है उसमें इंटरफेयर क्या है नहीं करेंगे, ठीक है। तो 1707 में बांडीवास का युद्ध देखें निर्णायक का युद्ध साबित हुआ दोनों कंपनियों के लिए, और फाइनली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सभी कंपनियों को पराजित करके भारत में व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करने में सफल रहे, ट्रेड मोनोपोली स्टैब्लिश करने में सफल रहे, है ना। इस तरीके से देखें क्या है भारत में बहुत सारी यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ, है ना। और ये सब कंपनियां भारत में आई थी क्या है प्रारंभिक उद्देश्य बताए थे सबका क्या है व्यापार करना, क्या है व्यापार करना था, लेकिन इसी में छुपा हुआ बहुत बड़ा उद्देश्य था भारत को अपना कॉलोनी बनाना है, उपनिवेश बनाना है, ठीक है, उपनिवेश बनाना है। अब इसी में देखिए मेन से संबंधित क्वेश्चन क्या है पूछा जाएगा, भारत में कौन कौन सी कंपनियां आई, कौन कौन सी कंपनियां आई। फिर हो जाएगा और इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन क्या है पूछा जाता है। फिर मान लिया ऐसे में क्वेश्चन क्या है पूछ दिया ब्रिटिश कंपनी को अंततः व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करने में सफलता कैसे मिली, है ना। तो इसके बारे में क्या है बताना है, तो कौन कौन सी कंपनियां जैसे भारत आई उसका उद्देश्य क्या था, है ना। तो एक एक करके हम सभी कंपनी के बारे में क्या है आपको क्या है डिस्कस देखिए करना होगा, है ना, सभी का उल्लेख करना होगा। पहले तो कंपनी का देखेंगे है क्यों भारत आगमन हुआ, ठीक। यहाँ पुर्तगीज जो कंपनी बताया गया, डच कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी है, डेनिश कंपनी है, फ्रेंच कंपनी है, सभी के बारे में क्या है देखेंगे उसको डिस्क्राइब क्या है करना, है ना। उसका उद्देश्य क्या था बता चुके हैं, उद्देश्य क्या था, प्रारंभिक उद्देश्य क्या था व्यापार करना, उसके बारे में आपको क्या है बताना है। फिर उसी में बड़ा छुपा हुआ उद्देश्य क्या था, भारत को अपना कॉलोनी बनाना, उपनिवेश बनाना, है ना। इसका देखिए इसमें क्या है डिस्क्राइब करना है, वर्णित करना है ना। और सीधे सरल शब्द में उत्तर देना है, इन सब बातों का ख्याल क्या रखना जरूरी होता है। टू दी पॉइंट आंसर देना, विषय से विषयांतर की ओर नहीं जाना, है ना। कहते हैं ना यदि प्रश्न आम से पूछा जा रहा है तो हमें आम पर ही अपने को क्या है केंद्रित रखना, है ना। यानी कि प्रश्न पूछा गया आम से और जवाब हम दे रहे हैं इमली का, ठीक है। तो डिबेट क्या होना नहीं है, विषय से विषयांतर की ओर नहीं जाना, टू दी पॉइंट क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी के इर्द गिर्द अपने को क्या रखना है ना, और उसका उत्तर क्या है देना, सीधे सरल शब्दों में देखें क्या है उसको लिखना है,
राइटिंग स्किल क्या डेवलप करना क्या है। ब्रिटिश कंपनी को अंततः व्यापारिक का अधिकार स्थापित करने में सफलता कैसे मिली, है ना। इसके बारे में जैसे क्या है बता चुके हैं। ब्रिटिश कंपनी क्या है, ब्रिटेन उस समय दुनिया का क्या है सबसे पावरफुल कंट्री था, मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, है ना। उसकी नौसेना क्या है मजबूत थी, बहुत सारे देशों पर इसका पहले से क्या आधिपत्य स्थापित हो चुका था, है ना। बाकी कूटनीतिक मामलों में देखें क्या है कंपनी क्या है आगे थी, है ना। ब्रिटिश कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, निजी कंपनी, जहाँ पर क्या है डिसीजन क्या है लेना आसान होता था, क्विक डिसीजन लिया जाता था, है ना। इन सब सारी चीज़ों पर हमें क्या है फोकस क्या है करना है। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन देखें इस तरीके से क्या तैयार होता है। और जो चीज़ें पहले बता चुके हैं, वर्ड्स कहीं लिमिट है तो समय लिमिट वर्ड में रहते हुए उसका आंसर देना है, ज़्यादा क्या है डिटेल में क्या है नहीं जाना, है ना। और यदि लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया तो उसका भी हमें ख्याल रखना है ना। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान क्या है देना होता है। यहीं से मान लिया क्वेश्चन बन सकता है, फ्रांसीसी कंपनी की विफलता या असफलता, विफलता का कारण क्या था, कारण क्या था, ठीक है। विफलता का कारण क्या था, है ना। अभी जैसे हम क्या है बताए कि फ्रांसीसी कंपनी क्या है एक सरकारी कंपनी थी और सरकारी स्तर पर निर्णय लेने में विलंब होता है, वहाँ पर लाल फीताशाही की स्थिति पाई जाती है, भाई भतीजावाद की स्थिति होती है। और इस कंपनी का गवर्नर डुप्ले महत्वाकांक्षी था, लेकिन फिर भी फ्रांस की सरकार से उसे अपेक्षित सहयोग क्या है नहीं मिला, है ना। जिसके कारण फ्रांसीसी कंपनी प्लस कूटनीतिक मामलों में भी क्या है फ्रांसीसी कंपनी ब्रिटिश कंपनी की तुलना में क्या है पीछे थी, है ना। क्योंकि तो उसको क्या है जोड़ तोड़ की राजनीति करनी आती थी ज़्यादा। भारत में शासक वर्ग को क्या किया एक से दूसरे से लड़ाने भिड़ाने का प्रयास किया, है ना। तो कूटनीतिक मामलों में ब्रिटिश कंपनी क्या है फ्रांसीसी कंपनी से आगे, है ना। तो इसका बहुत सारा कारण था जिसके कारण फ्रांसीसी कंपनी को भारत में क्या है व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करने में सफलता नहीं मिली, न ही भारत को उपनिवेश बनाने में सफलता मिली। तो एक छोटे से चित्र क्या है पुडुचेरी पर इसका देखें, अधिकार लंबे समय तक सिर्फ क्या है बना रहा 1673 टू 1954, है ना। ऐसी कंपनी आई थी 16 क्या है 64 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में बताए थे प्रथम फ्रांसीसी दल, है ना। ये सारी चीज़ों का इसमें क्या है उल्लेख क्या है करना। जो भी विफलता का कारण था हमें बस उसी पर क्या है ध्यान केंद्रित करना है ना। यहीं पर देखें क्वेश्चन बन सकता है, पहले जैसे बताए थे तो पुर्तगाली कंपनी के भारत भारत आगमन का क्या प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। पुर्तगीज कंपनी ये सब चीज़ों का क्या है आपको बताना है। भारत में गौथिक स्थापत्य कला शैली का विकास हुआ, यानी जिस तरीके से क्या है पुर्तगाल में बिल्डिंग ऐसा कंस्ट्रक्शन होता था भारत में भी किया जाने लगा, है ना। भारत में ईसाई के है विचारधारा का प्रचार प्रसार आरंभ हुआ। बाकी चीज़ें बताए थे कि भारत में तंबाकू की खेती देखेंगे है लोगों ने करना आरंभ किया। भारत में आलू आलू की खेती करना लोगों ने आरंभ कर दिया, है ना। इसके अलावा भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई, है ना। फिर भारत में कलमी किस्म के आम का उत्पादन आरंभ हुआ, अल्फांसो किस्म के आम का उत्पादन आरंभ हुआ। ये सारी चीज़ों का क्या है कर देंगे, है ना। लिख एक पॉइंट है ना लिख करके उसमें दो दो चार चार लाइन सबके बारे में क्या लिखना है। क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है ना। इन सब चीज़ों पर है। हाँ थोड़ा
मान लीजिए एक छोटा क्वेश्चन की बात करेंगे, पूछ सकता है कार्टेज क्या था, कार्टेज क्या था, है ना। टिप्पणी ये सब करना होगा, छोटा सा क्वेश्चन मान लीजिए इस तरीके से पूछा जाता है। तो कार्टेज क्या था, ठीक बताए थे। पुर्तगाली क्या है, कंपनी के द्वारा जारी किया गया था, किसके लिए, देखिए अन्य क्या है, भारत पुलिस जो है सो व्यापारियों के लिए, जो भी ट्रेडर्स थे उन्हें कार्टेज एक प्रकार का व्यापारिक प्रमाण पत्र था, है ना। व्यापारिक यहाँ कहें सर्टिफिकेट, ट्रेड सर्टिफिकेट, तो हर लोगों को प्राप्त करना क्या है जरूरी होता था, नहीं तो आर्मडा काफिला के द्वारा देखें जहाज को लूट लिया जाता, जो कि क्या है पुर्तगीज क्या है कंपनी के देखें सैनिक, है ना, तैनात होते थे कहाँ पर, समुद्र में, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन क्या है बनता है, ठीक। इसी में आर्मडा काफिला के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आर्मडा काफिला के बारे में उल्लेख करें। उल्लेख करें, आर्मडा काफिला के बारे में उल्लेख करें, ठीक है। तो इसके बारे में क्या है, मान लीजिए 8-10 लाइन क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आया तो आप इसका आंसर देंगे सीधे सरल शब्दों में। आर्मडा काफिला पद्धति पुर्तगीज कंपनी की क्या है एक सैनिक क्या है व्यवस्था थी, जो हमेशा समुद्र में उपस्थित होता था और सभी क्या है व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था, इसकी निगाहें होती थी और जांच पड़ताल की जाती थी, और जिस व्यापारी के पास कार्टेज नहीं होता था तो आर्मडा काफिला के द्वारा उस जहाज को लूट लिया जाता था, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन इसमें क्या है बनता है, छोटा बड़ा बहुत सारा क्वेश्चन एराइज किया जा सकता है। यहाँ कुछ क्वेश्चन का बस क्या है देखें सैंपल के रूप में बस क्या है दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं ब्रिटिश, ब्रिटिश का भारत विस्तार। ब्रिटिश का विस्तार एवं विभिन्न युद्ध, विभिन्न विभिन्न युद्ध, ब्रिटिश का विस्तार एवं विभिन्न युद्ध, है ना। तभी जैसे उल्लेख किए कि बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां भारत पहुंची, है ना। इसमें ब्रिटिश कंपनी, फ्रेंच कंपनी, पुर्तगीज कंपनी, डेनिश कंपनी, डच कंपनी, है ना। अब इन कंपनियों के मध्य क्या है व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करने के लिए संघर्ष आरंभ हुआ है। यह संघर्ष सबसे अधिक हुआ फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य, है ना। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन उस समय विश्व का सबसे शक्तिशाली देश था, फ्रांस दूसरा शक्तिशाली देश था। तो जो फर्स्ट और सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री था, दोनों के मध्य सबसे अधिक संघर्ष क्या है यहाँ पर हुआ है, ट्रेड मोनोपोली स्टैब्लिश करने के लिए, व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर दोनों के मध्य कर्नाटक क्षेत्र में 3 युद्ध हुआ। कर्नाटक क्या है क्षेत्र में 3 युद्ध हुआ, ठीक। इसी को हम कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जानते हैं, कर्नाटका वार कहते हैं, है ना। यह इसी को क्या है आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के नाम से भी जानते हैं, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इसी को कहेंगे एंग्लो फ्रेंच वार, एंग्लो फ्रेंच वार, ठीक है। अब देखें क्या है कर्नाटक क्षेत्र में क्या है दोनों कंपनियों के मध्य 3 युद्ध हुआ, है ना। इतिहास में इसी को जाना गया कर्नाटक युद्ध, कर्नाटका वार, चूंकि युद्ध हुआ आंग्ल और क्या है फ्रांसीसियों के मध्य, है ना, इंग्लैंड और क्या है फ्रांस के मध्य। इसको एंग्लो फ्रेंच वार या आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के नाम से इतिहास में जाना गया, है ना, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। अब यहाँ पर पूछेगा युद्ध का कारण क्या था, है ना। प्रथम युद्ध देखिए चला है 1746 से लेकर 1748 के, ठीक, 1746 से
1748 के 1746 टू 1748, है ना। तो देखा युद्ध का कारण क्या था। युद्ध का कारण, पहला जो युद्ध हुआ उसके पीछे क्या था, तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध, है ना। ऑस्ट्रिया क्या है, यूरोपियन कंट्री, है ना। जेनेटिक्स के फादर का नाम सुने होंगे, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, यहाँ ऑस्ट्रिया के एक चर्च के क्या है पादरी थे, है ना। तो उन्होंने लंबे समय तक पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था, तब जा करके उनको क्या है ना, 3 नियमों का प्रतिपादन उन्होंने क्या है किया। तो यहाँ बात हो रही है चूँकि क्या है ना, हिस्ट्री की। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध या फर्स्ट जो एंग्लो फ्रेंच वार है वो आरंभ हुआ 1746 में, चला 1748 तक, है ना। कुछ देगा रीजन ऑफ दिस वार, क्या कारण था युद्ध का, तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। ऑस्ट्रिया में राजा फर्डिनेंड का निधन हुआ, तो गद्दी पर कौन बैठेगा, है ना। उत्तराधिकार के मामले में क्या है, देखें कि 2 दावेदार सामने आया है। यहाँ पर एक का पक्ष लिया गया अंग्रेजों के द्वारा और दूसरे का पक्ष लिया गया फ्रांस के द्वारा। फाइनली क्या है, दोनों का हित आपस में टकराने लगा। यहाँ पर देखें भारत में भी युद्ध क्या है आरंभ क्या है हो गया। तो प्रथम युद्ध का कारण क्या बना, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध, है ना। अब पूछ देगा प्रथम युद्ध का अंत हुआ कैसे, है ना। एला सेपल की संधि के क्या है ना। एला सेपल या इसी को एक्सला सेपल की संधि करते हैं, ठीक है। तो एला सेपल की संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ। कब हुआ, 1748 में हुआ, है ना। 1748 क्वेश्चन आता है इस रूप से, है ना। अब इसमें देखिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। कर्नाटक युद्ध किन 2 पक्षों के मध्य हुआ, है ना। एक इंग्लैंड है, दूसरा क्या है फ्रांस। ठीक, किस क्षेत्र में युद्ध हुआ, 4 ऑप्शन रहेगा। कर्नाटक क्या है क्षेत्र में, कितना युद्ध हुआ, टोटल क्या है 3 युद्ध देखे हुआ है ना। कर्नाटक और क्या है फ्रांस के मध्य। प्रथम युद्ध का कारण क्या हुआ, तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। कब से कब तक चला, 1746 टू 1748 के मध्य क्या है चला है, ठीक है। प्रथम युद्ध का अंत किस संधि के तहत हुआ, किस ट्रीटी के तहत, एला सेपल या एक्सला सेपल की संधि के तहत फर्स्ट कर्नाटक वार का अंत हुआ है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ है, ठीक। इस तरीके से प्रश्न आपसे क्या है पूछा जाएगा। और इसी में मेंस में भी क्या है प्रश्न बनेगा बहुत सारा, जो कि आगे बताते हैं, है ना। कि ट्रीटी को ढंग से जैसे पढ़ लिया जाए तो 40% तैयारी तो मेंस की ऐसे ही हो जाती है। बाकी इस पर अलग से कोई ध्यान क्या है केंद्रित करना पड़ता है ना। और बताए थे कि 100% सिलेबस को मेंस में कवर करना जरूरी नहीं है ना। हम 60% पर ध्यान केंद्रित करें, इसी में रिजल्ट हो जाता है। 40% को हम सीधा सीधी छाट करके चलें, तभी बेहतर तैयारी होती है और तभी फाइनल रिजल्ट भी होता है। 100% के चक्कर में, मेंस को कवर करने के चक्कर में कभी भी रिजल्ट होता नहीं है ना। तो इन सब चीज़ों पर हमें ध्यान केंद्रित करना है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ठीक है। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध देखिए क्या है, 1749 में आरंभ हुआ, ठीक है। 17 क्या है 49 में आरंभ हुआ, जो चला 1754, ठीक है। अब पूछ देगा सेकंड युद्ध का कारण क्या था, है ना। कर्नाटक और हैदराबाद रियासत में, कर्नाटक और हैदराबाद रियासत में उत्तराधिकार का क्या है देखें। यहाँ पर प्रश्न क्या है उठ खड़ा हो। प्रथम युद्ध में क्या था, ऑस्ट्रिया का क्या है उत्तराधिकार युद्ध, है ना। बार आप उसको सक्सेसर कह सकते हैं। और यहाँ पर कर्नाटक और हैदराबाद में क्या है देखें उत्तराधिकार का मामला सामने आया, है ना। कि गद्दी के यहाँ पर भी क्या है 2 दावेदार, जो कर्नाटक हैदराबाद में शासक का निधन हुआ, तो यहाँ पर भी गद्दी के 2 दावेदार के हैं सामने के हैं आए, है ना। एक का पक्ष यहाँ पर भी अंग्रेजों ने लिया, तो दूसरे का पक्ष क्या है फ्रांसीसियों के द्वारा क्या है लिया। तो आपस में दोनों का हित देखें क्या है टकराने लगा। तो युद्ध आरंभ हुआ 1749 में, जो चला 17 क्या है 54 तक, है ना। यहाँ पर देखें क्या है फ्रांसीसियों के द्वारा मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब का साथ दिया गया, है ना। इसका मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब का साथ दिया गया, जबकि अंग्रेजों के द्वारा नासिर जंग और अनवर उद्दीन का साथ दिया गया। नासिर जंग और अनवर उद्दीन का साथ दिया गया है ना। उत्तराधिकार के क्या है युद्ध में फाइनली देखें युद्ध का अंत हो गया
1755 1755 में पांडिचेरी की संधि के तहत क्या है, पांडिचेरी की संधि के तहत इस युद्ध का अंत हुआ है। पांडिचेरी की संधि के तहत इस युद्ध का अंत हुआ है ना। तो यहाँ पे प्रश्न क्या बन सकता है इस रूप में, द्वितीय युद्ध कब आरंभ हुआ, 1749, कब तक चला, 1754 तक। युद्ध का कारण क्या था, तो कर्नाटक और हैदराबाद रियासत में उत्तराधिकार का प्रश्न। तो यहाँ पर पक्ष लिया गया, देखें अलग अलग है, पक्षों का साथ दिया गया ब्रिटिश कंपनी और फ्रेंच कंपनी के द्वारा। अनवरुद्दीन और नासिर जंग का साथ दिया अंग्रेजों ने, और चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग का साथ दिया किसने, फ्रांसीसियों ने। ठीक है, अंत में 1759 में 1755 में पांडिचेरी की संधि के तहत, ठीक है, 1755 में 1755 में पांडिचेरी की संधि के तहत द्वितीय कर्नाटक युद्ध का या सेकंड एंग्लो फ्रेंच वार का अंत हुआ है। ठीक है, इसी तरह से तृतीय कर्नाटक युद्ध है ना, आरंभ हुआ 1756 में, चला 1763 तक। ठीक है, 1700 क्या है 63 तक चला, 1756 टू 1763 है ना। अब यहाँ पर युद्ध का कारण क्या था, यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध। यूरोप में क्या है 7 ईयर्स तक देखें क्या है वार चला है ना, दोनों के क्या है, इसके बीच अंग्रेजों और क्या है इंग्लैंड और फ्रांस के क्या है ना। भारत में क्या है वे उसका हित आपस में टकराने लगा, तो यहाँ पर युद्ध का कारण बन गया तृतीय कर्नाटक युद्ध का, यानी थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार का कारण क्या बना युद्ध का, यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध, 7 ईयर्स वार ऑफ यूरोप, 7 ईयर्स वार ऑफ यूरोप है ना। अंत में इसी में क्या है बीच में बताए थे कि 1700 क्या है 60 में एक युद्ध हुआ है ना, जिसे वांडीवास के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसी युद्ध के बीच में 1760 में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित किया है ना। और फ्रेंच कंपनी क्या है स्वयं को व्यापार तक सीमित रखने का वादा करती है और अपना अधिकार क्या है देखें, क्योंकि कंपनी के द्वारा कहा गया कि हम राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप क्या है नहीं करेंगे, स्वयं को व्यापारिक मामलों तक सीमित रखेंगे और हमारा जो भी अधिकार है पांडिचेरी तक वहीं क्या है बना रहे। तो वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ, लाभदायी साबित हुआ। और ये थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार के मध्य देखें युद्ध हुआ है 1760 में, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या है फ्रेंच कंपनी को बुरी तरह से मात दी, शिकस्त दी है ना। और फाइनली भारत में देखें क्या है इसका साम्राज्य क्या है सिमट गया फ्रेंच कंपनी का पांडिचेरी तक ही कुछ क्षेत्रों में, और अंततः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सभी कंपनियों को पराजित किया है करके भारत में व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करने में तो सफल नहीं है, और क्या है राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करते हुए पूरे भारत को लगभग देखने गया है, लगभग पूरे भारत को अपना उपनिवेश बनाने में, कॉलोनी बनाने में सफल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कुल देगा तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत कब हुआ है ना, 1763 में पेरिस की संधि हुई। कौन सी संधि, पेरिस की संधि। और इसी पेरिस की संधि के तहत क्या है देखिए अंत हुआ तृतीय क्या है कर्नाटक युद्ध का, थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार, द एंड ऑफ थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार है ना। किस ट्रीटी के तहत, पेरिस ट्रीटी के तहत। कब हुआ 1763 है ना। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर पूछ देगा तृतीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला, 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक, 1756 टू 1763 एडी तक है ना। युद्ध का कारण क्या था, 7 ईयर्स वार ऑफ यूरोप, यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध है ना। अब इस युद्ध के बीच में कौन सा युद्ध हुआ, 1760 में बांडीवास का युद्ध। बांडीवास के युद्ध में किसे क्या है जीत मिली, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जीत मिली है ना। तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत किस संधि के तहत हुआ, तो 1763 में पेरिस की संधि के तहत हुआ। ठीक है, क्लियर। ठीक है, पॉइंट को देखें इस तरीके से क्या है। अब इसमें मान लिया प्रश्न क्या है पूछ सकता है, ठीक है, मीन्स यदि हम बात करते हैं है ना, तो मुख्य परीक्षा में जो आपसे प्रश्न इससे संबंधित पूछा जाएगा पूछ देगा कि भारत में व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करने हेतु अंग्रेजों और क्या है फ्रांसीसियों के मध्य है ना
कौन सा युद्ध हुआ? ठीक है, भारत में व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करने करने हेतु ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? हाँ, कौन सा युद्ध है? इस तरीके से प्रश्न क्या है पूछा जाएगा, है ना। तो कर्नाटक युद्ध के बारे में क्या है पूरा हमको करना है। कर्नाटक युद्ध हुआ, एंग्लो फ्रेंच वार हुआ, है ना। इसी में कर्नाटक युद्ध का सविस्तार वर्णन करें। सविस्तार वर्णन करें, है ना। इसमें तीनों को डिस्क्राइब कर देना है, ठीक है। सविस्तार वर्णन के बारे में है तीनों युद्ध का क्या कारण था, कब से कब तक चला, युद्ध का कारण क्या रहा, है ना। युद्ध का अंत किस संधि के तहत हुआ, है ना। किसने किसका पक्ष लिया, तो इन सारी बातों को मेंशन करना है, उल्लेख करना है ना। इस तरीके से क्या है प्रश्न आपसे इसमें क्या है किया है। कर्नाटक युद्ध नहीं दे करके यहाँ पर क्या है आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध क्या है लिख देगा, है ना। तभी बताए दोनों क्या है एक ही बात। राधे राधे। आंग्ल नहीं अभी चल रहा है फ्रेंच एंग्लो फ्रेंच वार, ठीक है। हाँ दोनों की चल रहा, हाँ कंपनी। तो इसी को कर्नाटक युद्ध कहें या आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कहें, बात क्या एक ही है। इस तरह से प्रश्न क्या है इसमें पूछा जाएगा, ठीक। और भी दे चुके हैं, नोट किए हैं। हाँ पढ़ाते जा रहे हैं, क्वेश्चन देते जा रहे हैं। अंत में सब देख लीजिए। इससे पहले भी नहीं, हाँ ये मेंस में आपको ध्यान वही देना है, पूरी पॉइंट लिखना है, जैसे इधर से उधर नहीं जाना है ना। विषय सटीक आंसर, विषय से विषयांतर की ओर नहीं जाना, है ना। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है बस वही लिखना, उसी को ध्यान में रखकर हमें और एकदम सीधे आसान शब्दों में उत्तर देना, है ना। कोई कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करना, ठीक। बिल्कुल, उससे एग्जामिनर पर क्या है काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ब्रिटिश का बंगाल विस्तार, ब्रिटिश का बंगाल विस्तार, ठीक। ब्रिटिश का बंगाल विस्तार, है ना। तो यहाँ पर देखें अंग्रेज जब भारत पहुंचा तो अपनी क्या है गतिविधियों का केंद्र सबसे पहले बंगाल को ही बनाया, है ना। बंगाल क्षेत्र समृद्ध था आर्थिक दृष्टिकोण से, है ना। तो यहाँ पर बात है मुगल बादशाह था शाहजहां, है ना। शाहजहां और उसका बेटा देखें शाह शुजा बंगाल का उसमें क्या है गवर्नर, है ना। 1651 की बात है, शाह शुजा के द्वारा क्या है
शाहसुजा के द्वारा, है ना। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा, बिहार के है, बंगाल और उड़ीसा में, ठीक है, रेशम, चीनी, रेशम, चीनी और क्या है, सोना, सोना, है ना, 3 वस्तुओं की व्यापारिक अनुमति प्रदान की, ट्रेड अप्रूवल दिया, है ना। यानी शाहसुजा के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा गया कि आप बिहार, बंगाल, उड़ीसा में 3 वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं, ना। रेशम, सिल्क जाने रहे, चीनी, शुगर, सोना विस्फोटक पदार्थ होता है, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, है ना, बारूदी से, ठीक, बम पटाखा बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो 3 वस्तुओं की व्यापारिक अनुमति क्या है, छूट, है ना। बात 1658 की है, 1658, है ना। अब यहाँ मीर जुमला को बनाया गया बंगाल का क्या है, गवर्नर, इसको मीर जुमला, है ना। क्योंकि औरंगजेब शाहजहां को क्या किया, बंदी बना लिया। जब औरंगजेब बीमार पड़ा था, दारा सिकोह को उसने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, है ना। तो बीमारी का समाचार सुनकर के क्या है, बाकी 3 पुत्र भी राजधानी की ओर आया, है ना। तो उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब को क्या मिली, सफलता मिली, है ना। और उसने अपने अन्य भाइयों को पराजित करके उसकी हत्या कर दी और देखें मुगल सिंहासन पर अधिकार कर लिया, है ना। 1658 में क्या है, उसने क्या है, अपने पिता शाहजहां को बंदी बना करके आगरा किले के शाहबुर्ज में रखा। और देखिए मीर जुमला को क्या किया, उसने बंगाल का सूबेदार बनाया, गवर्नर के नियुक्त किया, है ना। तो मीर जुमला जो नया सूबेदार बना, इसने कंपनी के व्यापार को क्या किया, बैन कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। यानी 1651 में शाहसुजा ने रेशम, चीनी और सोना 3 वस्तुओं की व्यापारिक अनुमति प्रदान की थी, है ना। लेकिन मीर जुमला क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या है, व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया, ट्रेड को क्या है, फुल्ली बैन कर दिया, है ना। अब 1672 की बात है, 1672 की बात, है ना। शाइस्ता खां, शाइस्ता खां औरंगजेब का क्या है, मामा, है ना। और एक क्या है, शिवाजी से पराजित होकर के देखे लौटा था, है ना। बाद में इसको क्या है, क्योंकि 63 में पराजित हुआ था, 1663 में शिवाजी के हाथों। मीर जुमला का जब निधन हो गया तो इसको बना दिया गया था बंगाल का सूबेदार, है ना। 1663 में इधर मीर जुमला का भी क्या है, निधन हो गया, है ना। गढ़गांव, कुछ बिहार इस पर अधिकार कर लिया था, लेकिन इसका फिर निधन हो गया। तो शाइस्ता खां को बंगाल का क्या है, सूबेदार बना दिया। तो शाइस्ता खां ने 1672 में क्या है, नहीं बना तो पहले ही, लेकिन 1672 में इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक, पुनः व्यापार करने की अनुमति क्या है, दे दी, ठीक। यहाँ जो बैन किया था मीर जुमला ने, तो शाइस्ता खां क्या है, पुनः बहाल कर दिया कंपनी के व्यापार, कि आप व्यापार कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए बता चुके हैं कि 1698 में जॉब चारनाक के द्वारा, है ना, गोविंदपुर, सूतीनाटी और कोलीकाटा 3 गांवों को मिलाकर कोलकाता नगर की नींव रखी गई, ठीक है। कोलकाता क्या है, नगर की नींव रखी गई। तो कोलकाता का फाउंडेशन कम हो गया, जॉब चारनाक, ठीक है। संस्थापक उसको कहेंगे। 1700 में बताए थे कि अंग्रेजों ने क्या है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्ट विलियम नामक किला बनवाया, कहाँ पर, कोलकाता, ठीक है। फोर्ट विलियम नामक किला क्या है, बनवाया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में क्या है, दूसरा किला, है ना। पहला किला क्या बताए थे, 1639 में कहाँ बनाया गया था, मद्रास में, चेन्नई में, सेंट जॉर्ज फोर्ट नाम से, ठीक है। दूसरा किला बना 1700 में फोर्ट विलियम नाम से, ठीक। और चार्ल्स आयर को क्या है, इस किले का पहला गवर्नर अपॉइंट किया गया, चार्ल्स आयर, ठीक। तो बात क्या है, देखें 1700 क्या है, 17 की है, ठीक, 1717, है ना। तो मुगल बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा में, है ना, करमुक्त क्या है, व्यापार करने की छूट क्या है ना। इसको क्या कहेंगे, टैक्स फ्री क्या है, ट्रेड, है ना, टैक्स फ्री क्या है, ट्रेड की अनुमति क्या है, देखें अप्रूवल दी गई, प्रोवाइड क्या है, है ना। या आप क्या है, ट्रेड कर सकते हैं, कोई टैक्स आपसे हम क्या है, नहीं लेते, है ना। साथ ही साथ दस्तक जारी किया, दस्तक का मतलब एक व्यापारिक प्रमाण पत्र, यह है ट्रेड सर्टिफिकेट, व्यापारिक प्रमाण पत्र, है ना। अब क्या है, जब तक बंगाल का नवाब रहा अलीवर्दी खां, क्या है, अलीवर्दी, अलीवर्दी खां को बंगाल का अंतिम क्या है, योग्य नवाब क्या है माना गया, ठीक है। तो अंग्रेजों को संतुलित क्या है करने का प्रयास क्या है किया है ना। और ये अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी के साथ की थी, यह है मधुमक्खी के साथ, ठीक है, हाइव से।
और अपने क्या है इसका जो नवासा था नाती सिराजुद्दौला, उसको भी आगाह किया था, है ना, कि तुम अंग्रेजों से हमेशा सतर्क रहना, और वह क्या है एक मधुमक्खी के समान है, जिसे तुम नहीं छेड़ोगे तो वह तुम्हें शहद देगी, और यदि छेड़ोगे तो काट काट कर मार डालेगी, है ना। ऐसा स्टेटमेंट दिया गया था किसके द्वारा, अली वर्दी खां के द्वारा, है ना। किसके बारे में, अंग्रेजों के बारे में, है ना। तो अली वर्दी खां का जो क्या है निधन हुआ है, उससे पहले उसने क्या है देखें अपने पुत्र नवासा, है ना, कहते नाती या नवासा सिराजुद्दौला, क्या है सिराजुद्दौला, है ना, इसको क्या किया उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, है ना। ऐसे गद्दी के दो अन्य दावेदार थे, इसकी छोटी मौसी थी घसीटी बेगम, और इसका एक मौसा था पूर्णिया का नवाब था शौकत कहजन, है ना। चूँकि अली वर्दी खां को 3 बेटियां थी, पुत्रियां, बेटा क्या है नहीं, है ना। तो उसी में क्या है एक बेटी के पुत्र सिराज को उसने क्या किया अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, सक्सेसर अनाउंस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर सिराज को आगाह किया था अली वर्दी खां, अंग्रेजों से हमेशा सतर्क रहना, सावधान रहना, है ना, वो कभी भी तुम्हारे लिए संकट क्या है उत्पन्न कर सकता है ना। बात देखेंगे है 1700 क्या है 56, ठीक है। यहाँ पर जब सिराज नवाब बना तो कलकत्ता का फोर्टिफिकेशन चल रहा था, लगातार किलेबंदी की जा रही थी। अंग्रेज अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या है मान लिया पहले किला बनाया 1639 में क्या है सेंट जॉर्ज फोर्ट मद्रास में, फिर 1700 में फोर्ट विलियम किला कोलकाता में, बाकी अन्य किलों का निर्माण भी क्या है किया जा रहा, क्योंकि अंग्रेजों को लगा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या है किलों का निर्माण करना क्या है जरूरी है ना। तो कलकत्ता की लगातार किलेबंदी की जा रही थी, फोर्टिफिकेशन किया जा रहा था, है ना। साथ ही साथ दस्तक का दुरुपयोग किया जा रहा है ना, जो ट्रेड सर्टिफिकेट इशू किया गया था तो इसका देखेंगे है दुरुपयोग किया जा रहा था, है ना। जब नवाब सिराज ने अंग्रेजों से इन दोनों कार्यों को रोकने के लिए कहा कि आप क्या हैं पहले तो कलकत्ता की जो किलेबंदी है उसको भी क्या है रोकें, है ना, और दस्तक का मिसयूज हो रहा है ट्रेड सर्टिफिकेट का, उसका मिसयूज भी क्या है रोकें, है ना। लेकिन अंग्रेजों ने नवाब की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, लगा नवाब की स्थिति कमजोर है, नवाब कुछ भी क्या है नहीं कर सकता, है ना, कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। अब नवाब अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से प्रस्थान किया, ठीक है। नवाब की राजधानी कहाँ थी, मुर्शिदाबाद, कहाँ थी मुर्शिदाबाद, ठीक है, तो कैपिटल, ठीक है। तो मुर्शिदाबाद से प्रस्थान किया कहाँ के लिए, कोलकाता के, है ना। और 20 क्या है जौन देखेंगे है 1700 क्या है 1756 को, है ना, इसने आक्रमण किया 20 जून 1756 को अंग्रेजों की जो है ना कलकत्ता स्थित देखेंगे है ना, यहाँ पर क्या है कोठी उस पर आक्रमण क्या है किया, और क्या है 146 लोगों को इसने क्या है बंदी बना लिया, ठीक है। 146 अंग्रेज को बंदी बना लिया, कुछ अंग्रेज भाग करके फुल्टा टापू में शरण लिया, फुल्टा आइलैंड बंगाल की खाड़ी में, है ना। और 146 अंग्रेज को जब बंदी बनाया इसको 14 गुने 18 फुट के कमरे में बंद कर दिया, है ना। कमरे की लंबाई क्या थी 18 फुट, चौड़ाई कितनी थी 14 क्या है फुट, और इतने क्या है लंबे चौड़े कमरे में 146 अंग्रेजों को बंदी बना करके रखा गया नवाब के द्वारा, है ना। एक दिन पश्चात जब कमरे का दरवाजा खोला गया, और गर्मी का समय भी, है ना, एक दिन पश्चात जब कमरे का दरवाजा खोला गया मात्र उसमें 23 लोग जीवित थे, यानी 123 लोगों का क्या है प्राण निकल चुका था, है ना। तो जीवित कैदियों में 23 लोग जो जीवित था उसमें देखे हॉलवेल भी शामिल था, क्या है हॉलवेल भी था, ठीक है। किसी ने इस घटना की जानकारी क्या है उपलब्ध क्या है कराई, है ना। इस घटना को इतिहास में काल कोठरी दुर्घटना के नाम से जाना गया, ठीक। अब इतने लंबे चौड़े कमरे में गर्मी का दिन है ना, तो सफोकेशन से क्या हुआ ज़्यादा लोगों का निधन, है ना। इसके कारण सफोकेशन के कारण ज़्यादा लोगों का निधन, है ना। जैसे कहते हैं इस कमरे में मान लिया 100 लोगों को क्या किया जाए बंद कर दिया, ठीक है। तो फाइनली जो लोग हट्टे कट्ठे होंगे थोड़ा बहुत जहाँ वेंटिलेशन से आएगा कुछ हवा पानी, है ना, वहाँ जा करके अपना प्राण बचा सकते हैं, है ना। तो बाकी लोगों की कहानी क्या है खत्म हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर ज़्यादा लोगों का जो निधन हुआ किस कारण, उसके पीछे क्या था सफोकेशन के कारण 123 व्यक्ति क्या है मारे, है ना। इसी घटना को इतिहास में कहा गया काल कोठरी दुर्घटना, ब्लैक हॉल ट्रेजेडी के नाम से देखने जाना गया, है ना। अब यहाँ क्या इस घटना की जानकारी उपलब्ध कराया होलवेल। अब कुछ जो है इतिहासकार, ठीक है,
इस घटना को क्या है मनगढ़ंत कहानी क्या है बताते हैं, है ना, कि नवाब सिराज को बदनाम करने के लिए हॉलवेल ने क्या है एक मनगढ़ंत कहानी क्या है रची है। ठीक है, कि ऐसी कोई घटना हुई नहीं थी, लेकिन रियल में घटना क्या घटित हुई थी। अब ऐसा तो है नहीं कि व्यक्ति को बंदी बना कर रखा गया तो उसको एकदम वहाँ सोफा वोफा दिया जाएगा, है कि ना। अरे सीधा क्या है सबको एक एक करके ठूस के है दिया गया, भेड़ के हैं बकरियों के तरह, है ना। हाँ कौन, हाँ ये जो 123 है ना 1756 की बात, ठीक है। तो आधुनिक इतिहासकार क्या है कहते हैं कि यह हॉलवेल की मनगढ़ंत कहानी है। इसके पीछे एक कारण देते हैं कि इतने लंबे चौड़े कमरे में 146 के है व्यक्ति को बंदी बनाकर नहीं रखा जा सकता है ना। ये जापान का कोई जेल था नहीं, जैसे जापान के जेल में है ना, वहाँ कैदी को सुधारने के लिए क्या है सुधारने का प्रयास किया जाता है ना। तो वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड की जाती है ना। ह्यूमन राइट जैसे आप देखें बहुत सारा हर जगह एक्टिव होता है, तो कैदियों के लिए भी क्या वो लोग कार्य करता है। आज होता है ना भारत में आतंकवादी को पकड़ लिया गया है ना, उसके पीछे मानवाधिकार वाले जुट जाते हैं, इसको ज़्यादा ये नहीं किया जाए, टॉर्चर नहीं किया जाए, ये नहीं किया जाए, है ना, उसको बढ़िया क्या है भोजन दिया जाए, है कि नहीं। तो वहाँ पर जापान में जेल जो है 5 स्टार होटल के समान होता है, 7 स्टार होटल के समान होता है, ठीक है। क्योंकि एक वृद्ध व्यक्ति का आया था वहाँ पर, हाल ही की बात है, 3-4-5 साल पहले की बात है ना। 70 या 72 वर्ष की अवस्था में व्यक्ति को क्या है चोरी के आरोप में अंदर किया गया, है ना। तो उससे पूछा गया कोर्ट में कि आपने ऐसा क्यों किया, है ना। तो बोला वेल बुढ़ापे में स्थिति हमारी क्या है काफ़ी ख़राब चल रही थी, है ना, तो जानबूझकर मैंने ऐसा किया ताकि हमको जेल में आने का मौका मिले और यहाँ की सारी सुविधाओं का हम क्या है देखें क्या है फ़ायदा क्या है उठा सकें, है ना। ऐसा रियलिटी है, ठीक है। तो जापान में जो जेल है वो 5 स्टार 7 स्टार होटल के समान होता है। तो वहाँ पर कैदियों को सुधारने का प्रयास क्या है किया जाता है ताकि दोबारा ऐसी गलती को अंजाम क्या है वो क्या है नहीं, है ना। अब यहाँ पर देखें क्या है जो मनगढ़ंत कहानी क्या है तो सिर्फ देखें इसलिए कि इतने लंबे चौड़े कमरे में इतने लोगों को बंदी बना करके नहीं रखा जा सकता। तो ऐसा कुछ नहीं, ये घटना क्या है सत्य है, इतिहास के क्या है सही देखें घटना, है ना। अब यहाँ पर देखें नवाब सिराज क्या है इसका एक अधिकारी था मानिक चंद, यह है मानिक चंद, है ना। मानिक चंद को क्या दिया रिश्वत दिया, है ना। और कहते हैं मानिक चंद को कलकत्ता का प्रभारी क्या है नियुक्त कर दिया अधिकारी के रूप में, और यहाँ से लौट गया अपनी राजधानी क्या है मुर्शिदाबाद। ठीक, ये धोखेबाज मानिक चंद क्या है निकला धोखेबाज, है ना। अब जब नवाब लौट गया राजधानी मुर्शिदाबाद, क्लाइव उस समय देखें कहाँ था मद्रास, कहाँ पर था मद्रास, है ना। तो क्लाइव क्या है वहाँ से ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी के साथ प्रस्थान किया, कोलकाता टापू होते बाकी जो अंग्रेज शरण लिया था उसको लेकर के पहुंचा कोलकाता। मानिक चंद को रिश्वत दी, है ना। भारत में बिकने वाले लोग क्या हैं प्राचीन काल से रहे, है ना। तो रिश्वत दिया और इसको अपने क्या है अपने पक्ष में क्या है कर लिया, है ना। अब देखें कलकत्ता पर पुनः क्या हो गया अंग्रेजों का अधिकार हो गया, है ना। अब क्या है हाँ बता रहे हैं, अब क्या है देखें लगने लगा क्लाइव को यदि मानिक चंद हमारे हाथ में बिक गया तो हम क्या हैं नवाब के जितने भी क्या हैं सपोर्टर धीरे धीरे सभी को अपने पक्ष में कर सकते हैं, है ना। तो कलकत्ता का एक अन्य अधिकारी था अमीन चंद, उसे भी अपने पक्ष में कर लिया, है ना। और देखें जगत सेठ जो कि बहुत बहुत बड़ा बैंकर था कलकत्ता का उस समय, क्योंकि उस समय आधुनिक बैंकों की क्या है कमी थी। आज ऐसा है नहीं कि आरबीआई था एसबीआई है ना, बीओबी और आईओबी और पीएनबी था, ठीक। ये सब कुछ आधुनिक बैंकों की कमी थी। तो सेठ साहूकार महाजन के द्वारा बैंकर का कार्य किया जाता है ना। तो कलकत्ता का बहुत बड़ा बैंकर कौन था जगत सेठ, है ना। इसे भी क्या किया अपने पक्ष में क्या है कर लिया, है ना। अभी भी इसके पक्ष में मिल गया। फिर देखिए बिहार का नायक सूबेदार था राय दुर्लभ, उसे भी अपने पक्ष में कर लिया, है ना। और सबसे बड़ी बात इसका मुख्य सेनापति था मीर जाफर, कौन था मीर जाफर, ठीक। मीर जाफर को भी क्या किया अपने पक्ष में कर लिया और इसे बहुत बड़ा प्रलोभन दे दिया कि यदि हमारा साथ देते हो, है ना, हमारा साथ देते हो तो सिराज दौला को क्या है गद्दी से हटाकर हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना, है ना। अब क्या है मुख्य सेनापति है, अब इसको नवाब पद का प्रलोभन मिल गया, जिसकी महत्वाकांक्षा भी जाग उठी। ये भी किसका क्या है पक्ष लिया अंग्रेजों का पक्ष लिया, है ना। नवाब की स्थिति काफ़ी क्या है कमज़ोर हो गई खराब हो गई, है ना। अब नवाब के ऊपर देखेंगे है संधि के लिए दबाव क्या है डाला, है ना।
9 फरवरी 1757 की देखें बात है ना। अली नगर की संधि हुई, कब हुई संधि? 9 फरवरी 1757 ईस्वी, ठीक है। इसके मध्य नवाब देखें क्या है, सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य, है ना। और जो भी क्या है शर्तें रखी गई, उन शर्तों को क्या है नवाब सिराजुद्दौला ने आंख बंद करके क्या है स्वीकार किया। नवाब की स्थिति क्या थी? कमजोर थी, है ना। अब कुछ समय पश्चात के है नवाब के ऊपर आरोप लगाया गया कि मीर जाफर को क्या है दिया गया था प्रलोभन, है ना, या आश्वासन कहें कि तुम्हें बंगाल का नवाब क्या है बना देंगे। तो जब तक क्या है नवाब गद्दी पर है तब तक तो संभव था नहीं, उसे गद्दी से क्या था हटाना था। तो उसके ऊपर क्या है अली नगर की संधि शर्तों का उल्लंघन का आरोप क्या है लगाया गया, है ना, और युद्ध की घोषणा कर दी गई। अब देखें प्लासी का युद्ध हुआ है, क्या है? बैटल ऑफ प्लासी, है ना। तो प्लासी का युद्ध, ठीक, प्लासी का एक हुआ कब? 23 जून 1757 ईस्वी, ठीक है, 23 जून 1757 है ना। तो बंगाल में क्या है प्लासी नामक स्थान पर देखें युद्ध हुआ, हुगली नदी के किनारे। बंगाल में गंगा नदी को क्या हुगली के नाम से जाना जाता है, तो हुगली नदी के किनारे देखें युद्ध हुआ है ना, प्लासी नामक स्थान। ये युद्ध एक आम के बगीचा में हुआ, आम्रकुंज क्या है कैसे, है ना, आम का बगीचा था। तो यहाँ पर देखें इसका एक अन्य सेनापति था मोहनलाल, ठीक है, नवाब का एक अन्य सेनापति था मोहनलाल। तो मोहनलाल जब तक देखें जीवित रहा, है ना, नवाब की स्थिति मजबूत थी, लेकिन मोहनलाल युद्ध में क्या है मारा गया। और एक समय स्थिति ऐसी भी थी कि क्लाइव क्या है मरते मरते क्या है बचा, है ना। फाइनली देखें क्या है तुरंत पेड़ के नीचे छुपा, अदरवाइज उसकी कहानी क्या है फिनिश थी युद्ध के क्या है दौरान, है ना। मोहनलाल जो एक अन्य सेनापति था नवाब सिराजुद्दौला का, वो युद्ध में मारा कह गया। नवाब की स्थिति हो गई कमजोर। मीर जाफर युद्ध भूमि में पहुंचा था जरूर, लेकिन दिखाने के लिए सिर्फ पहुंचा था, दिखावा के, है ना। किसके तरफ से? नवाब की तरफ से, कि हम आपकी तरफ से युद्ध क्या है करने आए। लेकिन जैसे जो धार्म हुआ वो न्यूट्रल बना रहा, तटस्थ बना रहा, युद्ध में हिस्सा लिया नहीं, है ना। न तो उधर से साथ दिया ना इधर से, है ना। मतलब है कि पक्ष किसका ले रहा था? क्लाइव का। तो किसको क्या है नवाबी पद का प्रलोभन मिला था, तो दिखाने के लिए पहुंचा क्या है नवाब की तरफ से, लेकिन युद्ध भूमि में पहुंचकर तटस्थ बना रहा, न्यूट्रल बना रहा, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है नवाब सिराजुद्दौला पराजित हो गया, है ना, और युद्ध भूमि से क्या है भागने का प्रयास किया। लेकिन मीर जाफर का पुत्र था मीरन, क्या है मीर जाफर का पुत्र मीरन। मीरन ने पीछा किया नवाब सिराज का और उसकी हत्या कर दी। तो इस तरह से नवाब सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध, नहीं नहीं वो ये मीर जाफर का पुत्र, मीरन मीर जाफर का पुत्र था, ठीक है। तो मारा किसको? सिराजुद्दौला को मारा, ठीक है। जब क्या है पराजित होकर के नवाब सिराज भाग रहा था, है ना, मीर जाफर अपने, हाँ, तो मीर जाफर अपने क्या है पुत्र मीरन को आदेश क्या है दिया, है ना, तुम उसका क्या है पीछा करो, ठीक है। तो वही मीरन के द्वारा क्या है देखें नवाब सिराज की हत्या क्या है की, है ना। तो प्लासी का युद्ध क्या है अंग्रेज जीता जरूर, लेकिन छल प्रपंच का सहारा लिया। युद्ध में कहते हैं ना कि दाम साम दाम दंड भेद की नीति, छल प्रपंच का सहारा लेकर अंग्रेजों ने क्या है प्लासी का युद्ध क्या है जीत लिया, है ना। क्योंकि अपने रण कौशल के जरिए क्या है ये युद्ध जीतने का प्रयास किया नहीं। स्थिति अंग्रेजों की बहुत मजबूत अभी थी नहीं भारत में, है ना। तो देखा कि कूटनीति का हम सहारा लेते हैं, है ना, तो बहुत सारे इसका जो था सपोर्टर्स उसको अपने पक्ष में कर लिया और छल प्रपंच का सहारा लेकर अंग्रेज क्या है युद्ध जीतने में देखें सफल रहा है ना। तो ये हुआ आपका प्लासी का युद्ध, है ना।